अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जो हमने एक्विजिशन एक्ट स्टार्ट किया हुआ है उसका कल हमने सेक्शन 12 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम उससे आगे चलेंगे, ठीक है। जो सेक्शन 12 था ना, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि जो कलेक्टर है वो सारी इंक्वायरी सारा कुछ करने के बाद लास्ट पे एक अवार्ड जो है उसको जारी करता है, मतलब कि अपना जो फैसला होता है उसको सुनाता है। अगर उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन होती है तो पहले उसको सोल्व करता है। उसको सोल्व करने के बाद देन उसका जो फैसला होता है वो सुना देता है कि जमीन के ऊपर इस बंदे को इतना कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा, देन जो है वो जमीन जो है वो हुकूमत एक्वायर कर लेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 12 की तरफ। सेक्शन 12 जो है उसमें बात की गई है कि करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, करेक्शन ऑफ मिस्टेक ये कि उसने जितनी भी पीछे वो रिपोर्ट्स बनाई हैं, उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया है या जो उसने अवार्ड दिया उसके अंदर कहीं पर अगर कोई मसला हो गया, कोई मिस्टेक हो गई है जाने अनजाने में, ठीक है, गलती से कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसको क्या करना है कि आप सेक्शन 12A के मुताबिक आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ जाए सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में बात की गई है एडजर्नमेंट ऑफ इंक्वायरी। सेक्शन 13 में क्या बात की गई है? एडजर्नमेंट ऑफ इंक्वायरी। अब सेक्शन 9 में आपने पढ़ा था कि जो थाना कलेक्टर आपका, उसने एक नोटिस जो है वो इशू किया, उसके बाद उसने अवार्ड दिया, ठीक है। अब जो उसने अवार्ड दिया, हो सकता है कि उसमें किसी कुछ लोगों को जो है ना वो ऑब्जेक्शन हो, ठीक है। वहां पर क्या हो कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो, तो क्या होगा, जो होगा ना कलेक्टर, वो ये करेगा कि दोबारा से एडजर्नमेंट देगा। एडजर्नमेंट मतलब क्या करेगा कि वो दोबारा से कोई नया दिन रखेगा, कोई और डेट सेलेक्ट करेगा कि उसके ऊपर दोबारा लोगों को बुलाएगा, जिसको जो ऑब्जेक्शन होगा उस दौरान उन सबको ठीक करेगा, और फिर दोबारा नेक्स्ट डे जो होगा उसके ऊपर वो दोबारा अपना न्यू फैसला सुनाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन 13 में सिंपल बात की गई है एडजर्नमेंट की। एडजर्नमेंट में बात सिंपल सी की गई है कि सेक्शन 9 में उसने नोटिस दिया था, फिर उसके लिहाज से उसने जो अवार्ड पेश किया, उसमें किसी बंदे को कोई ऑब्जेक्शन है, तो वहां पर अब जब अवार्ड दिया गया तो वहां पर एक बंदे ने कह दिया कि मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्शन है, ठीक है, आपने जो मुझे कमेंसमेंट दी है वो ठीक नहीं है, या आपने मेजरमेंट ठीक तरीके से नहीं की, इस तरह से। तो वो क्या होगा कि जो उसने अवार्ड दिया था उसके लिए, उस अवार्ड के लिए फिर वो कोई और दिन सिलेक्ट करेगा, कोई नेक्स्ट डे सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसको हम एडजर्नमेंट कहते हैं। जब वो नेक्स्ट डे सिलेक्ट करेगा दोबारा, फिर वो सबको बुलाएगा, दोबारा से सबकी बातें सुनेगा जो पीछे आपने आपको मैंने पढ़ाया, ठीक है, वन बाय वन सबकी बातें सुन लेगा। बस बातें सुनने के बाद फिर अपना जो न्यू अवार्ड होगा फिर उसको पेश करेगा, ठीक है। सेक्शन 13 आपको ये बता रहे हैं। फिर सेक्शन 14 पे आ जाएं। तो जो सेक्शन 14 है, सॉरी सॉरी, ये सेक्शन 14, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 14 जो है ना उसमें बात की गई है कि, जी आपका सेक्शन 14, ठीक है। सेक्शन 14 में बात की गई है कि पावर टू समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन 9 में आपने पढ़ा था कि वो एक जो है ना नोटिफिकेशन जारी करता है, ठीक है। अब वो नोटिफिकेशन जारी करने के दौरान अगर तो कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो उसकी सूरत में वो एडजर्नमेंट कर लेता है। मतलब कोई बंदा कह देता है कि मुझे जो है ना आपने जो अवार्ड पेश किया है या जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें मुझे ऑब्जेक्शन है, ठीक है, या कोई वैसे डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो कलेक्टर ने क्या करना है, एडजर्नमेंट के लिए कोई न्यू डे सिलेक्ट करना है। उसने क्या करना है, कोई न्यू डे सिलेक्ट करेगा जिसके ऊपर वो दोबारा से अपना जो फैसला होगा वो सुनाएगा। तो उसके ऊपर क्या होता है कि अब जो दिन है ना, फॉर एग्जाम्पल एक दिन है, उसने यहाँ पर क्या किया, आपके पास ये एक दिन फैसले का है, ठीक है। उस फैसले के दिन में उसने क्या किया कि एक अपना अवार्ड पेश किया, लेकिन लोगों को उसमें ऑब्जेक्शन आ रही थी। देन उसने क्या किया, उसने जाके ना यकम के बाद उसने 15 जो थी ना डेट वो रख दी है, ठीक है। पहले उसने फर्स्ट डेट रखी है मंथ की, फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट अवार्ड पेश करने के लिए, क्योंकि लोगों को ऑब्जेक्शन था, उसने 15 डेट रख दी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, वो जो लोग होंगे 1 से लेकर 15 इसके दरमियान जितने भी दिन होंगे, अब जितने भी लोग वहां पर उस जमीन से रिलेटेड उसमें इंटरेस्टेड हैं, जब भी चाहे, ठीक है, वो किसी को भी समन कर सकता है। उसके पास जो आपका कलेक्टर होगा उसके पास ये पावर होगी कि वो किसी को भी समन कर सकता है, वो किसी को भी बुला सकता है, उसको कहेगा कि फलां डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, जहां पर आके मुझसे मिलो, इस मौजू पे बात करनी है, कुछ भी। और जब वो बुलाएगा तो वो जो लोग होंगे वो पाबंद होंगे, उनको वहां पे जाना पड़ेगा। वो जो डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है कलेक्टर ने, आपको जो डॉक्यूमेंट्स कहे होंगे वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने वहां पे जाके लाजमी उसको उसके सामने रखने हैं, ठीक है। अगर उसने किसी बंदे को बुलाया तो उस बंदे ने भी वहां पर जाकर उसके सामने पेश होना होगा। मतलब सेक्शन 14 में सिंपल बात की गई है कि कलेक्टर के पास ये भी पावर होती है कि वो किसी को किसी भी वक्त जो है वो समन कर सकता है। यहाँ पर आपने सेक्शन 14 में सिंपल सी ये चीज याद रखनी है, ठीक है।
उसके बाद सेक्शन 15 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, सेक्शन 15 जो है ना, उसमें बात की गई है कि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन 23 और 24 में। यहाँ पर बात की गई है मैटर्स टू बी कंसाइडर एंड निग्लेक्टेड, कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनको निग्लेक्ट किया जाता है, जिनको नजरअंदाज किया जाता है। वो अब सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में बड़ा डिटेल में बताया गया है, तो इस चीज को हम वहां पर जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है टेकिंग पोजेशन की, ठीक है। अब सेक्शन 16 जो है ना, यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है कि आपने किस तरह से कब्जा लेना है। अब सेक्शन 16 में तो सिंपल वो आपको बता रहा है ना कि पावर टू टेक पोजीशन। अब उसने नोटिस भी दे दिया, उसने अवार्ड जारी कर दिया, तो अब उसके पास जो है वो पावर आ गई है कि वो जो लैंड है जिसको उसने देखा है, जिसके ऊपर उसने सारी कार्रवाई की है, वो जाके उसको एक्वायर कर सकता है। ये आपको कौन बता रहा है? सेक्शन 16 बता रहा है। फिर सेक्शन 17 पे आ जाए तो सेक्शन 17 में बात की गई है स्पेशल पावर इन केस ऑफ अर्जेंसी, ठीक है। स्पेशल पावर इन केस ऑफ अर्जेंसी। अब ये आपने याद रखना है कि 16 में आपने ये किया था कि उसने जो भी नोटिफिकेशन दिया, जो भी अवार्ड दिया, अब उसके बाद ट्रैक्टर के पास ये पावर आ गई है कि वो उस जमीन को जाके एक्वायर कर सकता है, ठीक है। अब हमने बात करनी है सेक्शन 17 की। तो सेक्शन 17 में वो कह रहा है कि गवर्नमेंट को किसी जमीन की इमरजेंसी जरूरत है, गवर्नमेंट को किसी जमीन की इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे कोई फ्लड आ गया है, ठीक है, और फ्लड की वजह से वहां पे गवर्नमेंट की किसी बिल्डिंग को नुकसान हो गया है, या कोई रोड था, ठीक है, वो वहां से टूट फूट गया है और अब उसको दूसरी तरफ उसका रुख करना है, और वहां पर कोई लैंड आ रही है किसी की, अब इमरजेंसी जरूरत है उस लैंड की। तो क्या होगा, इस सूरत में भी सारी वही कार्रवाई होगी जो पीछे आपने की है। लेकिन अब इमरजेंसी जरूरत है तो कलेक्टर ने क्या करना है? कलेक्टर ने 48, कलेक्टर ने क्या करना है, 48 आवर जो होगा उसका नोटिफिकेशन देना है उस बंदे की लैंड को कि हमें इमरजेंसी तुम्हारी लैंड की जरूरत है, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, ठीक है। उसके बाद जो होगा तुम्हारी लैंड जो है उसको एक्वायर कर लिया जाएगा। आगे हम इसको ना डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी बंदे की आप जो लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, आपने किस तरह से डिटरमिन करना है उसको, फिर किस तरह से आप उसको जो चीजों, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ मसले आ जाते हैं जिसको आपने नजरअंदाज करना है, ठीक है। मतलब कोई बंदा है कि उसने पैसे ले लिए फिर भी आके बार बार आपका सर खा रहे हैं, तो इस तरह की जो बातें ना उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आपने यहाँ पर ये देखना है कि सेक्शन 17 जो है ना, यहाँ पर बात की गई कि अगर गवर्नमेंट को किसी लैंड की इमरजेंसी में जरूरत है, कोई फ्लड आया है या कुछ भी हुआ है, लैंड स्लाइडिंग हुई है, उसकी वजह से गवर्नमेंट की किसी बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, या कोई कंपनी वहां पे थी उसकी बिल्डिंग को नुकसान हो गया है, कोई रोड जो है वो टूट गया है, कोई स्कूल खराब हो गया है, अब उसको किसी और जगह पे शिफ्ट करना है और इमरजेंसी में उसकी जरूरत है कि उसको शिफ्ट किया जाए, तो उसके लिए क्या होगा कि 48 आवर्स का टाइम दिया जाएगा उसका जो ओनर होगा उसको, और उसके बाद उसकी जो जमीन है उसके ऊपर सारी कार्रवाई करके उसको एक्वायर कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी चीज की समझ नहीं है ना तो आप मेरे से ना कमेंट में पूछ लिया करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में बात की गई है रेफरेंस टू कोर्ट एंड प्रोसीजर, ठीक है। अब हमने बात करनी है कोर्ट के अंदर रेफरेंस भेजने की, और उसके अंदर फिर जो कोर्ट के अंदर सारा प्रोसीजर होगा उसको हमने डिस्कस करना है। ये आपका स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 18 से, ठीक है। कि मतलब आपने कोर्ट को रेफरेंस कैसे भेजनी है। कोर्ट को रेफरेंस भेजने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है और कलेक्टर ने जो भी नोटिफिकेशन तैयार किया या जो भी किया वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहता है कि मेरा जो केस है ना वो कोर्ट में जाए, ठीक है। वो फिर अपनी क्या करेगा, रेफरेंस जो है वो कोर्ट को भेजेगा, उसको आपने रेफरेंस टू कोर्ट कहना है। एंड प्रोसीजर ये कि उसके ऊपर फिर कोर्ट क्या कार्रवाई करेगा, वो सारा कुछ हम क्या डिस्कस करेंगे सेक्शन 18 से। अब सेक्शन 18 में बात की गई है कि रेफरेंस टू कोर्ट। रेफरेंस टू कोर्ट का मतलब यह है कि एक पर्सन है और वो जो उस लैंड के अंदर इंटरेस्टेड था, उसको एक अवार्ड पेश किया गया। अब वो जो अवार्ड उसको पेश किया गया उसके अंदर उसको ऑब्जेक्शन है। वो कहता है कि जो मेरी लैंड है ना उसकी मेजरमेंट सही तरीके से नहीं की गई, या मुझे जो कंपनसेशन दिया गया है वो ठीक तरीके से नहीं दिया गया, मुझे पूरा अदा नहीं किया गया, या मुझे मिला नहीं है, या मुझे जितनी कीमत चाहिए थी उतनी मुझे नहीं मिली, ठीक है। तो उसने क्या करना है, उसने कलेक्टर को एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, उसने कलेक्टर को एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। उस एप्लीकेशन के अंदर वो अपने सारे एतराजात जो है ना वो दर्ज करेगा, एक एक बात दर्ज करेगा कि हाँ आपने मेजरमेंट ठीक नहीं की है, या तो आपने जो मुझे कंपनसेशन दिया है, जो मुझे आपने उसका मुआवजा दिया है जमीन का, वो आपने मुझे ठीक तरह से नहीं दिया, मुझे पूरा नहीं दिया या हाफ दिया है। आप जो है ना मेरी रेफरेंस जो है वो कोर्ट तक भेजें। ये किसने करना है? आप, वो जो बंदा होगा, वो जो पर्सन होगा, उसने कलेक्टर को एप्लीकेशन देनी है कि मैं कोर्ट के अंदर केस दायर करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर एक प्रोवाइजो भी दी गई है। प्रोवाइजो क्या दी गई है कि वो जो बंदा जिसको ऑब्जेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, वो कहता है कि मुझे ना ऑब्जेक्शन है जो अवार्ड पेश किया गया है उसके अंदर,
तो फिर वो क्या करेगा, विद इन 6 वीक उसने 6 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन कलेक्टर को सबमिट करवानी है। अगर वो नहीं करवा रहा तो फिर जो अवार्ड पेश किया गया उसने उसी को मानना है। ठीक है, यहाँ पर आपने याद रखना है कि सेक्शन 18 के अंदर बात की गई है रेफरेंस टू कोर्ट। एक बंदा है कि उसको ऑब्जेक्शन है कि जो अवार्ड पेश किया गया है कि मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं कोर्ट के अंदर जो है ना अपना केस दायर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए वो कलेक्टर जो है उसको एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा। उस एप्लीकेशन के अंदर वो अपने सारे एतराजात दर्ज करेगा कि मुझे फलां फलां इशू आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर प्रोवाइजो ये आ जाती है कि उसने 6 हफ्तों के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन कलेक्टर को सबमिट करवानी है। अगर वो नहीं करवाता तो क्या हो जाएगा, उसकी जो एप्लीकेशन है वो उसको कोई वैल्यू उसकी नहीं होगी और जो कलेक्टर ने फैसला सुनाया होगा उसको वो मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आ जाती है सेक्शन 18 में। अब सेक्शन 19 पे आ जाएं। ठीक है, अच्छा सेक्शन 19 में आ जाते हैं कि कलेक्टर स्टेटमेंट टू कोर्ट। अब पीछे हमने पढ़ा कि एक बंदा था, उसको ऑब्जेक्शन थी, उसने कलेक्टर के पास एप्लीकेशन जमा कराई कि भाई मेरा जो केस है ना वो तुम कोर्ट में लेके जाओ। ठीक है, मैं कोर्ट में जाना चाहता हूँ। अब कलेक्टर में ने भी तो कोई रिपोर्ट आगे कोर्ट में पेश करनी होगी ना, तो उसके लिए आपको सेक्शन 19 बता रहा है। सेक्शन 19 आपको कहता है कि कलेक्टर जो होगा वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके अंदर सारे लिखेगा कि फलां जमीन है फलां जगह पर है, उसको हम एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, उसका इतना एरिया है, उसके इतना कंपनसेशन जो है वो मैंने इस बंदे को दिया है। ठीक है, जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन है उसके अंदर सबको मैंने इतना इतना जो है वो मुआवजा अदा कर दिया है। और जो फिर वो अपना लास्ट में उसने अवार्ड सुनाएगा उसको भी वो ब्रीफ सा जो है ना वहां पर बयान कर देगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर, अपनी रिपोर्ट के अंदर। लास्ट पे वो उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा और जो अपनी स्टैम्प है वो लगा देगा। देन वो उसको क्या करेगा, कोर्ट में भेजेगा। सिंपल सी चीज आपके माइंड में आई थिंक सेट होगी। सेक्शन 18 में बात की गई है कि एक बंदा है वो चाहता है कि मेरी कोर्ट के अंदर जो है ना रेफरेंस जाए, रेफरेंस भेजना चाहता है कोर्ट के अंदर, उसने कलेक्टर को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है। देन सेक्शन 19 में क्या हुआ है, उसी से रिलेटेड उसी के अंदर से चीज निकल के आ रही है, कलेक्टर तक आ गई है। अब कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सारे अपनी रिपोर्ट के साथ पेश किए हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन डाली है, लास्ट पे अपने सिग्नेचर किया और उसको क्या किया है, कोर्ट में जाके सबमिट करवा दिया। अब यहीं से नेक्स्ट आपका निकल रहा है, नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 20। सेक्शन 20 में बात की गई है सर्विस ऑफ नोटिस। नोटिस मतलब क्या कि अब कोर्ट के पास तो जो है ना उसका जो रिपोर्ट कलेक्टर ने तैयार की थी वो अब उसके पास आ गई है। ठीक है, कोर्ट के पास आ गया। अब कोर्ट ने क्या करना है, सब बंदों को नोटिस भेजना है। उस जमीन के अंदर जितने भी लोग इंटरेस्टेड है ना, जिनको ऑब्जेक्शन थी, कोर्ट ने उन सबको नोटिस भेज देना है। ठीक है, और जिसने एप्लीकेशन दायर की उसको भी नोटिस जाएगा, जो लोग इंटरेस्टेड थे जिनको ऑब्जेक्शन था उन सबको भी अदालत की तरफ से एक नोटिस जाएगा। जो कलेक्टर होगा या जो भी वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट है, जो भी है, ठीक है, पब्लिक डिपार्टमेंट, वो क्या करेगा, उसको भी नोटिफिकेशन जाएगा कि फलां डेट पे यहाँ पर सुनवाई होगी और तुम सब लोगों ने यहाँ पर हाजिर होना है। ये आपको सेक्शन 20 बता रहा है। अब देखें 18, 19 और 20 बिल्कुल सेम सेम है। आपने सिंपल याद रखना है कि सेक्शन 18 जो है ना वहां से कोर्ट की जो प्रोसीजर है उसकी बात हो रही है। सेक्शन 18 में बंदे ने खुद जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कलेक्टर को दी है। सेक्शन 19 में कलेक्टर ने फिर खुद एक रिपोर्ट तैयार करके आगे कोर्ट में भेजी है। और फिर सेक्शन 20 में वो जो कोर्ट था उसने उसको वो सारा पढ़ के जो भी उसका रिजल्ट निकला उसने उसके बाद सबको नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। ठीक है, कि फलां डेट को यहाँ पर मेरे पास पेश हो जाओ। उसके बाद सेक्शन 21 पे आ जाए तो सेक्शन 21 में बात की गई है रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ प्रोसीडिंग। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर ना कोर्ट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो कोर्ट है ना उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। मतलब कि पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन लिमिटेड, कि जो वहां पर जो कोर्ट है ना उसकी जो पावर है वो लिमिटेड है। लिमिटेड किस तरह से है कि फॉर एग्जाम्पल जो वो जमीन थी ना उसके अंदर इंटरेस्टेड थे 10 लोग। ठीक है, उसके अंदर इंटरेस्टेड थे 10 लोग। अब उन 10 लोगों में से जो 5 लोग थे ना उन्होंने अपना पैसा ले लिया। ठीक है, उन 5 लोगों ने क्या किया है, अपना पैसा ले लिया और लेने के बाद उन्होंने कहा है कि हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, हमें कलेक्टर ने जो पैसे दिए हैं हम उससे सेटिस्फाइड हैं और हमें हमने किसी किस्म का कोई केस नहीं करना। पीछे बच गए 5 लोग। तो अब जो अदालत होगी, जो कोर्ट होगा, वो इस चीज का पाबंद है कि वो इन 5 बंदों को नहीं पूछेगा जिन्होंने अपने पैसे ले लिए, जिन्होंने केस दायर नहीं किया, जिनको ऑब्जेक्शन नहीं है। वो उनको नहीं बुला सकता, उनसे वो सवाल जवाब नहीं कर सकता, उनको वो परेशान नहीं कर सकता। जिन 5 बंदों ने ऑब्जेक्शन की है वो जस्ट उन 5 लोगों को ही बुलाएगा, उनकी ही सुनवाई होगी, उनका ही फैसला होगा और लास्ट पे जो पेमेंट बचेगी वो उन 5 को ही डिवाइड की जाएगी। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। उसके बाद सेक्शन 22 में आ जाए।
ठीक है, सेक्शन 22 के अंदर बात की गई है प्रोसीडिंग इन ओपन कोर्ट। अब ये सिंपल सी चीजें देखे नाम से भी आपको पता चल रहा है। ऊपर हमने बात कर ली कि उसके लिए कुछ लिमिटेशन है, जिन लोगों को ऑब्जेक्शन था बस उन लोगों पर ही कोर्ट ने करना है। ये नहीं है कि अब मारिया को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मारिया ने पैसे ले लिए हैं, वो कहती है मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कलेक्टर ने जो दिया मुझे पता है कि उसने मुझे ठीक दिया, मेरा मार्केट के लिहाज से यही कंपेंसेशन बनता था, या उसने मेजरमेंट ठीक की है, तो कोर्ट फिर मारिया को नहीं पूछ सकता, ना वो मारिया को बुलाएगा, वो इस चीज का पाबंद है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 22 में बात की गई है कि जो भी सुनवाई होगी, जो भी प्रोसीडिंग होगी वो खुलेआम होगी। जितने भी लोग इंटरेस्टेड है जमीन के अंदर वो सारे वहां आ सकते हैं, वो सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मारिया थी, मारिया ने अपने पैसे लेके वो तो साइड पे हो गई थी, उसने कहा मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस दिन सुनवाई का दिन होगा मारिया भी जाके सुन सकती है कि वो जो बाकी के 5 लोग हैं उनके हक में क्या फैसला होता है। तो क्या होगा, ओपन कोर्ट होगा, कार्रवाई जो होगी वो खुलेआम होगी। यहाँ पर सेक्शन 22 में ये बात की गई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाए सेक्शन 23 की तरफ। तो सेक्शन 23 में बात की गई है कि मैटर्स टू बी कंसाइडर इन डिटरमिंग कंपेंसेशन। अब मैंने यहाँ पे बात की थी कि हम डिटरमिन की भी बात करेंगे कि अगर हमने कंपेंसेशन देना है तो उसके लिए हमने डिटरमिन भी करना है। ठीक है, कि जब जमीन एक्वायर की जाती है तो बदले में मुआवजा भी अदा किया जाता है। ठीक है, तो किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है जब हम एक जमीन है उसको हम एक्वायर कर रहे हैं, उस जमीन को हम ले रहे हैं, तो बदले में हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है, उसका मुआवजा अदा कर रहे हैं, तो हमें वहां पर कुछ चीजों का ख्याल भी रखना होगा। वहां पर क्या होगा, डिटरमिन भी करना पड़ेगा हमें। डिटरमिन करते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है वो 6 के 6 मैंने यहाँ नोट्स में मेंशन किया ताकि आपको कोई इश्यू नहीं हो। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सबको। नंबर वन ये है कि मार्केट वैल्यू। ठीक है, जब आपने कंपनसेशन देना है तो सबसे पहले आपने मार्केट वैल्यू चेक करनी है कि फॉर एग्जांपल ये एक जमीन है, इसको आप खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको आपने खरीदना है तो आपने मार्केट में वैल्यू चेक करनी है कि जो इसके आस पास वाली जमीनें हैं, ठीक है, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, आपने जस्ट ये नहीं चेक करना कि ये जो जमीन है इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, आपने चेक करना है कि इसके आसपास जितनी भी जमीनें हैं उनकी क्या इस वक्त प्राइस चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने ये चीज याद रखनी है कि नंबर वन जो आपने डिटरमिन करना है जब भी आपने कंपनसेशन आप दे रहे हैं, तो उससे पहले आपने डिटरमिन करना है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, आपने क्या डिटरमिन करना है कि मार्केट वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपने सबसे पहली चीज ये देखनी है। उसके बाद आता है कि दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर डैमेज इंटरेस्टेड। ठीक है, डैमेज इंटरेस्टेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो बंदा जिसकी जमीन है उसने उसके ऊपर कोई फसल वगैरह उगाई हुई थी, कुछ क्या हुआ था और एक्वायर करने की सूरत में उसको नुकसान हो गया, फसल काटनी पड़ी है, वो वहां पे दरख्त थे वो काटने पड़े हैं। तो फिर आपने क्या करना है कि जब आप कंपनसेशन दे रहे होंगे तो आपने वो रकम भी उसको साथ अदा करनी है जो आपने उसका नुकसान किया है। यहाँ पर नंबर 2 में ये बात की गई है। फिर नंबर 3 पे आ जाए, नंबर 3 में बात की गई है अनदर डैमेज अनदर पर्सन, कि फॉर एग्जांपल वहां पर कोई जो है ना बंदा है, ठेकेदार है, मारिया की जमीन है, मारिया ने क्या किया है कि वो जमीन ठेके पर दी हुई है। अब वो ठीक है, जो अब मैंने वो जमीन किसको ठेके पर दी है, अली को। ठीक है, मैंने वो जमीन ठेके पर दे दी है अली को। अब जो अली है ना, गवर्नमेंट जो है वो जमीन को एक्वायर करने लगी है और अली ने ना उसके ऊपर कुछ दरख्त लगाए हुए हैं, कोई फसल लगाई हुई है, क्योंकि उसके ठेके में है ना जमीन, तो उसका भी लॉस हो गया है। तो जो जब आप कंपनसेशन दे रहे होंगे ना तो अली का जो नुकसान होगा मारिया को तो देना ही देना है, अली का जो नुकसान होगा आप उसकी भी भरपाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तीसरे में ये बात की गई है। फिर नंबर 4 पे आ जाए, नंबर 4 में आता है डैमेज एंड अदर लैंड। अनदर लैंड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक जमीन थी, ठीक है, जिसको आप एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन इसके ना साथ यहाँ पे एक और भी जमीन है। अब जो गवर्नमेंट की गाड़ियां वगैरह आई हैं या उसके ऊपर जो काम होना था, ठीक है, वो सारा आया है, तो वो सारा जब यहाँ से ऐसे गुजर के आया है ना इस जमीन पर, तो ये वाली जो जमीन थी इसको भी नुकसान हो गया है, ये वाली जो जमीन थी इसको भी नुकसान हुआ है। तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, ये जो कलेक्टर होगा वो क्या करेगा, ये इस जमीन का जो मालिक होगा इसका जितना नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई भी करेगा। ठीक है, सिंपल आपने याद रखना है। नंबर 4 में ये है कि जब आप एक जमीन को एक्वायर कर रहे हैं और आपने उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि आपने बोर वगैरह करने हैं, जारी बात है मशीनें आएंगी, गाड़ियां आएंगी, कुछ भी होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो उसके साथ वाली जमीन है अगर उसका कोई नुकसान हो गया है तो फिर आपने उस जमीन जो वो जो जमीन होगी ना उस जमीन का जो मालिक होगा आप उसको भी भरपाई करेंगे कि भाई तुम्हारी जमीन का ये नुकसान हुआ है लैंड एक्वायर करने के चक्कर में, तो तुमने क्या, हम जो है तुम्हें उसकी रकम जो है वो अदा कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नंबर 5 पे भी आ जाए, नंबर 5 में बात की गई है एक्विजिशन बिजनेस और रेजिडेंस।
ठीक है कि फॉर एग्जांपल कि आप एक्विजिशन जो है ना एक्वायर कर रहे हैं लैंड को, और वहां पर किसी बंदे का बिजनेस है या उसकी रिहाइश है। ठीक है, अब वो जो बंदा है उसकी वहां पर रिहाइश है या उसका बिजनेस है, तो जारी बात है कि जब गवर्नमेंट उसको एक्वायर करेगी तो उस बंदे को तो अपना बिजनेस कहीं और पे शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके भी सिंपल वे में समझा देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मारिया है। ठीक है, अब जो मारिया की ये लैंड है, इसके ऊपर मारिया ने एक शॉप बनाई हुई है। ठीक है, अब जो कलेक्टर है वो कहता है कि मैंने इस जमीन को लैंड, ये जो लैंड है ना इसको मैंने एक्वायर करना है, तो मारिया ने क्या, मारिया को तो जाहिर बात है अब जमीन खाली करनी पड़ेगी। उसको जो उसका बिजनेस होगा वो उसको किसी और प्लेस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। जब वो उसको दूसरी प्लेस पर शिफ्ट करेगी तो उसका जितना भी खर्चा आएगा शिफ्टिंग के दौरान, वो खर्चा भी कलेक्टर ही अदा करेगा, गवर्नमेंट अदा करेगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी चीज याद रखनी है, आप एक्वायर कर रहे हैं जमीन को, और उस जमीन के ऊपर किसी बंदे का घर है या उसका कोई बिजनेस है। ठीक है, और अब उसको शिफ्ट होना पड़ रहा है एक्वायर के चक्कर में, तो उसके लिए आपका उसका जो भी खर्चा आएगा वो भी गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, यहाँ पर ये आ गए। उसके बाद नंबर 6 में बात की गई है कि डैमेज वे, मतलब कि कोई रास्ता है और वो डैमेज हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक जमीन है, इसको आप एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, ये एक जमीन है, इसको आप एक्वायर कर रहे हैं और यहाँ से एक रास्ता भी गुजर रहा था। ठीक है, जमीन से क्या, यहाँ से एक रोड जा रहा था। अब जब आपने जमीन को एक्वायर की तो वो रोड यहाँ से डैमेज हो गया। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अब रोड तो बनाना है ना, वो रास्ता बंद तो नहीं कर सकते दूसरों का। तो वो क्या करेंगे कि वो इसको यहाँ से उठा के इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे। जब वो इधर शिफ्ट करेंगे तो जाहिर बात है किसी और की जमीन में आ जाएगा। ठीक है, रोड। तो फिर क्या होगा कि इसके भी पैसे गवर्नमेंट उस बंदे को अदा करेगी जिसके जमीन में वो रोड आएगा। ठीक है, जितना सा टुकड़ा उस रोड के लिए यूज होगा उसका जो मुआवजा होगा वो भी उसको अदा किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज भी देख लें। वो उसमें ये आपने देखना है कि सेक्शन 23 में, कि अगर तो आपकी जमीन है और उसको जबरन लिया जा रहा है, जबरदस्ती आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है अब उसको जमीन चाहिए और बंदा नहीं दे रहा, उसने जबरदस्ती जमीन लेनी ही लेनी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि जितना भी कंपनसेशन बनेगा ना उसके ऊपर 15% एक्स्ट्रा उसको पे करेगी, हर 100 के ऊपर। जितने भी 100 होंगे ना, हर 100 के ऊपर 15% एक्स्ट्रा उस बंदे को पे करेगी, जिसको आप कहते हैं लालच देगी। लालच बुरी बुलाई होती है वैसे। ठीक है, और अगर फिर कंपनी की बात आ जाए कि अगर कोई कंपनी है और वो जबरदस्ती कोई लैंड है उसको एक्वायर करवाना चाहती है, तो वो फिर क्या करेगी, वो हर 100 के ऊपर 25% एक्स्ट्रा कंपेंसेशन उसको देगी। ठीक है, क्लियर होगी? अगर इसकी समझ नहीं है ना किसी चीज की, थोड़ा सा ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। फिर भी अगर किसी चीज की समझ नहीं है तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। फिर आपके पास आ जाता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में बात की गई है मैटर टू बी निग्लेक्टेड इन डिटरमिन कंपनसेशन। अब वहां पे यहाँ पे वही बात आ गई जो हम पीछे सेक्शन छोड़ के हैं, मैंने आपको कहा था 23 और 24 में मैं इन डिटेल आपको बता दूंगी। अब यहाँ पर 24 में देखें कि वो बात कर रहा है कि जब आपने कंपनसेशन करनी है तो आपने किन चीजों को निग्लेक्ट कर देना है, आपने किन चीजों को नजरअंदाज कर देना है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है डिग्री ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, यहाँ पर नंबर 1 में क्या आ जाती है आपकी, डिग्री आर अर्जेंसी। इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो कहता है कि मैंने ये जमीन नहीं बेचनी है और गवर्नमेंट को वो जमीन इमरजेंसी में चाहिए भी सही। वो कहता है भाई ये जमीन मेरे बाप दादा की है, मैं नहीं बेचूंगा, ये नहीं करूंगा, फलां नहीं करूंगा। तो गवर्नमेंट जो है ना, वो जो कलेक्टर होगा वो उसकी इस बात को नजरअंदाज करेगा, वो कहेगा जो बोल रहे बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस बात को क्या कर देगा, नजरअंदाज कर देगा। नंबर 2 पे आ जाता है डिसइंक्लाइनेशन। इसके अंदर ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो ना उसको पता चल गया कि गवर्नमेंट जो है ना वो मेरी जमीन एक्वायर करने लगी है, वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा, वो बेचना नहीं चाहता, तो वो गवर्नमेंट की बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। वो कहता है, वो ना गवर्नमेंट की बात सुनने आता है ना उसको जवाब देता है किसी चीज का, मतलब इग्नोर मार रहा है, गवर्नमेंट को इग्नोर मार रहा है। तो यहाँ पर भी सेक्शन 24 कहता है कलेक्टर को कि तुम उस बंदे को इग्नोर करो। ठीक है, जो बंदा तुम्हें इग्नोर कर रहा है ना, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा या जमीन के रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा, उसको इग्नोर कर दो, वो जो कर रहा है उसको करने दो। ठीक है, फिर सेक्शन 3 पे आ जाता है कि डैमेज क्रॉप। अब जब कलेक्टर ने नोटिफिकेशन दिया था तो उसमें कंपनसेशन के मुताबिक जितनी भी क्रॉप्स थी, जो कुछ भी था, उसने सबका कंपनसेशन अदा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बंदा आके कहता है भाई तुमने मेरी क्रॉप जो थी ना ऊपर उसकी कम कीमत दी है, या तुमने ये किया है, ठीक है, या मेरी अभी भी क्रॉप है, अभी भी मेरा हिस्सा बाकी है, तो वहां पर एक्ट उसको कह रहा है कि तुम इसकी इस बात को नजरअंदाज करो, जो उसका हिस्सा था तुमने उसको दे दिया है। अब वो अगर कह रहा है ना, बहाने ड्रामे कर रहा है, तो उसको छोड़ो। ठीक है, फिर सेक्शन 4 में आ जाता है कि डैमेज आफ्टर एक्वायर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट है उसने जमीन को एक्वायर कर लिया, और एक्वायर करने के बाद उस जमीन के ऊपर कोई नुकसान हो गया है, कोई डैमेज हो गया, और फिर वो मालिक जो है वो भागा भागा चला आता है और कहता है कि मेरी जमीन के ऊपर भाई ये नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
तो कलेक्टर को कहा गया इस बात को भी एक्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब जमीन को एक्वायर कर लिया तो अब तो जमीन गवर्नमेंट की है। अगर आप नुकसान हो रहा है तो वो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा। तुम्हें क्या टेंशन है? तुम तो अपने पैसे लेके बैठे हो, छोड़ो इस बात को, ठीक है। उसके बाद आ जाए नंबर 5 पे। नंबर 5 में बात की गई है इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड। इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड कैसे है कि जब कंपनसेशन दिया जा रहा हो और वो बंदा कहे कि भाई तुम जो मार्केट वैल्यू लगा रहे हो ना, मेरी जमीन इससे ज्यादा महंगी है, वो कहे कि मेरी जमीन क्या है, इससे ज्यादा महंगी है, मैंने ज्यादा पैसे लेने हैं, तो उसकी बात को नजरअंदाज करो। क्यों? क्योंकि हमने उसको वही पैसे देने हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, हम उसको वही मुआवजा अदा करेंगे मार्केट के लिहाज से, उससे ज्यादा बढ़ा के नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी जमीन जो है वो 4 लाख की है मार्केट के लिहाज से, लेकिन मैं जब मुझे पता चला कि मेरी जमीन को गवर्नमेंट एक्वायर करने वाली है, तो मैं कहूंगी नहीं जी, मेरी जमीन 4 लाख की नहीं है, मेरी जमीन तो 5 लाख की है, मैंने 5 लाख की देनी है। तो वो फिर कलेक्टर ने मुझे कहना है तुम लगी रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है 4 लाख की है तो हमने 4 लाख ही तुमको देना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे सेक्शन 5 आ जाता है, सेक्शन 5 में बात की गई है इंक्रीज। ये मैंने सॉरी पढ़ा दिया, 1 मिनट में आपको ना स्क्रीन दोबारा शेयर कर देती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। किसी भी चीज की आपको समझ नहीं है, आप मुझसे कमेंट में पूछ लिया करें, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जो आपको वो दिया होता है ना डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर नंबर मेंशन होता है मेरा। तो आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आए तो आप मुझसे वहां पे पूछ लिया करें। अभी अभी टाइम अप हो गया है और स्क्रीन जो है वो आपको शो नहीं हो रही। ऐसा करें, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। बाकी मैं अभी आपको जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है ना, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर तक इसका दोबारा से शेयर कर दूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आए मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अभी जो हम नेक्स्ट करेंगे ना, सेक्शन 24, ठीक है, सेक्शन 24 से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे कि किन चीज़ों को जो है ना आपने निगलेक्ट करना है, वहीं से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।